हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। मैं आज लेकर आ गया हूँ हिंदी का गेस क्वेश्चन जो परीक्षा में जरूर पूछेगा। तो इसमें आपको हम बताने वाले हैं हिंदी के 5 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में कैसे बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई, तो बताना है। तो क्या है कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे के में बंध जाता है। यानी कि अगर आपका जन्म किसी नीच परिवार में हुआ है तो आप उसी का जो पेशा है वह अपनाइएगा। अगर आपको जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो उसी का पेशा अपनाइएगा। तो यही कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई भी आदमी कुछ भी अपना सकता था तो वह अपने मनपसंद कार्य करता, लेकिन यहाँ पे मनपसंद कार्य नहीं करके लोग अपनी जाति और पेशे के अनुसार जाति के अनुसार पेशा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है वह मन पसंद कार्य करना चाहते हैं परंतु नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए अगर आप जाति के हैं, अगर नीचे जाति के हैं और चाहते हैं कि हम आपको शौक है, मनपसंद कार्य है आपको पूजा कराना, लेकिन आप नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जाति में बंधे हुए हैं। ठीक है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। यानी जो भी व्यक्ति होता है वह जाति धर्म में बनकर अपने देश का विकास नहीं कर पाता है और समाज का भी विकास नहीं हो पाता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। यानी जिस जाति धर्म के हैं, जिस जाति से हैं, उसी का पेशा अपनाइए। अगर आप पेशा बदलते हैं तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है इस सब में, अब लोग इससे ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। आपकी दृष्टि में शीर्षक कहानी का जो नायक है वह कौन है? क्या खोखा है या मदन है? तो देखते हैं हम लोग उत्तर। क्या होता है कि हम लोगों की नजर में कहानी का नायक मदन है। कौन है कहानी का नायक? तो मदन है। क्योंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे नायक माना जाता है, यानी हीरो माना जाता है जो बुराई का अंत करता है। देखिएगा, इसीलिए हमारे फिल्मों में ज्यादातर हीरो बुराई का अंत ही करते हैं, इसलिए उन्हें नायक कहा जाता है। एक दिन की बात है जब मदन कुछ आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। यानी मदन जब था जो वह लट्टू नचा रहा था कुछ लड़कों के साथ। उसके बाद उसी दौरान खोखा आकर कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे। यानी खोखा कहा कि वहां पर आया और कहा कि लट्टू हम भी खेलेंगे, तो इसके लिए तो वह मारा नहीं होगा, दांत नहीं तोड़ा होगा। तो जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है तो 2-4 घूसा खोखा को जमा देता है। यानी जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है, एक बार मदन कुछ खेल रहा था लेकिन उसी दौरान आया खोखा और कहा कि लट्टू लट्टू हम भी नचाएंगे। जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है तो 2-4 घूसा खोखा को जमा देता है। यानी खोखा क्या करता है, उसको जमा देता है। उसके बाद मदन ने भी कासू के 2 दांत तोड़ डाले। यानी जो कासू कौन था, तो खोखा का ही नाम था कासू। तोड़ डाले। मदन एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था। ईमानदार था और स्वाभिमानी था, अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकता था। अतः कहानी का नायक मदन ही होना चाहिए। कौन होना चाहिए? तो मदन होना चाहिए। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लेखक मैक्स मिलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांवों में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? तो भारत के गांवों में हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है। भारतीय ग्रामीण लोगों में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना कूट कूट कर भरा होता है। अगर आप लोग गांव में आ जाइए तो गांव में, अगर बाहर के हैं आप और कुछ नहीं जानते हैं तो गांव के लोग बहुत सहयोग करेंगे, लेकिन अगर आप गांव के हैं और शहर में चले जाइएगा तो शहर के लोग क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करेंगे, वो पूछने भी नहीं जाएंगे आप खाए हैं कि नहीं खाए हैं, कुछ भी नहीं पूछेंगे। लेकिन जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। यानी कि गांव में आइएगा तो आपका सेवा संस्कार एकदम अच्छा से होगा, लेकिन शहर में जाइएगा तो ये सब कुछ नहीं होता है। गांव की अपेक्षा शहर ज्यादा प्रदूषित होते हैं। गांव की अपेक्षा शहर क्या होते हैं? ज्यादा प्रदूषित होते हैं। और शहरों में लोग सिर्फ अपने मतलब रखते हैं, यानी अपने से मतलब रखते हैं।
शहर में जो भी लोग हैं वह अपने आप से मतलब रखते हैं, ठीक है। पड़ोसी का के घर क्या हो रहा है कुछ नहीं जानेंगे, अगर कोई मर गया है उसको भी देखने नहीं जाएंगे, कहीं झगड़ा हो रहा है उसको भी नहीं देखने जाएंगे। लेकिन हमारे गाँव में अगर जेसीबी से खुदाई हो रहा है तब भी वहाँ पे पूरे गाँव के लोग आकर देखने लगेंगे। इतना लोग मान की होता है सेंसिटिव। उसके बाद है शहरी लोगों में सहयोग की भावना नहीं होती है और गांव के लोगों में बहुत सारा सहयोग का भावना होता है, बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। अतः लेखक का कहना बिल्कुल उचित है। कहाँ हो सकता है तो सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होगा तो गाँव में होगा। ठीक है, इसका आंसर याद कर लीजिएगा एकदम अच्छा से। उसके बाद है अगला नंबर कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं, यानी शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। यानी जो भी बच्चे हैं या मनुष्य है उनका जो शरीर है बुद्धि और आत्मा है उनके सभी गुणों को जो भी गुण है उनको प्रकट किया जाए दिखाया जाए। उसके बाद पढ़ना लिखना तो किसी शिक्षा का अंत नहीं है, वह आदि भी नहीं है। यानी कि पढ़ना लिखना अंत कभी नहीं हो सकता है शिक्षा का, और वह आदि भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत चीज सीखना होता है हमारे जीवन में। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि बच्चों को कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उस क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। यानी जो भी बच्चे हैं उनको दस्तकारी सिखाया जाए, यानी कि उनको कुछ काम सिखाया जाए जिससे वो क्या करे तो उसे अपने उत्पादन के कार्य में योग्य बन जाए और योग्य बनने के बाद अपना जीवन निर्वाहन कर सके। सर एकदम नौकरी के पीछे नहीं भागे, अगर कुछ भी जानते रहेंगे तो कुछ ना कुछ करिए लीजिएगा पढ़िएगा तो। लेकिन एक ही चीज के रट लगाए रहिएगा तो आजकल नौकरी बहुत कम आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत है अभी। उसके बाद है कि शानदार लबादा किसका गिर गया और क्यों, मेरे बिना प्रभु तुम प्रभु शीर्षक कविता के आधार पर बताना है। ठीक है, तो कवि के अनुसार भगवत महिमा भक्त की आस्था में निहित होता है। भगवत महिमा किसकी आस्था में होता है तो भक्त की महिमा में। उसके बाद है भगवत की महिमा में निहित है। उसके बाद भक्त भगवान का दृढ़ आधार होता है, जो भी भक्त है भगवान उसी के आधार पर रहते हैं। अगर भक्त नहीं है तो भगवान वहां पे नहीं रह सकते हैं। उसके बाद लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। यानी कि भगवान जब तक ले भक्त है तभी तक भगवान है। अगर लोग मानते हैं तो वो इसलिए कहा गया है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, यानी कि अगर मानिएगा तभी भगवान है, नहीं मानिएगा तो भगवान नहीं है। यानी कि जब भक्त रहेगा तभी भगवान रहेंगे। भगवान के भक्त के बिना भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। भगवान का लवादा अथवा नाम पहचान सब गिर जाएगा। यानी कि जो भी भगवान का नाम है पहचान है जो आकार है वह सब मिट जाएगा अगर भक्त नहीं रहेंगे तो चलिए क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।